हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एक कमाल की फिल्म को एक्सप्लेन करूंगा जिसका नाम है महाराजा। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें कहानी के मेन किरदार और हमारे शहीद विजय सेतुपति को दिखाया जाता है, जिनका इस मूवी में नाम है महाराजा। दरअसल महाराजा एक हेयर कटिंग की शॉप पर काम करता है। आज अपने मालिक से छुट्टी लेकर अपनी बीवी और बेटी को लेकर बाहर घूमने ले जाता है। मार्केट आकर वह एक टॉय शॉप पर जाता है और अपनी बेटी के लिए कोई अच्छा सा खिलौना ढूंढने लगता है। उसी टॉय शॉप के ठीक अपोजिट साइड में महाराजा का घर भी होता है। इधर महाराजा को इस शॉप पर दो टॉयज पसंद आते हैं, तो वो दोनों टॉयज को लेकर अपनी बीवी को दिखाकर इशारे में पूछने लगता है कि तुमको कौन सा टॉय पसंद है। उसी वक्त एक ट्रक बेकाबू होकर महाराजा के घर में घुस जाता है, क्योंकि उसका ब्रेक फेल हो गया था। और यह हादसा इतना बड़ा था कि उसी वक्त महाराजा की बीवी इसमें अपनी जान गंवा बैठती हैं, लेकिन किस्मत से उसकी बेटी उसमें बच जाती है। अब कहानी कुछ साल आगे बढ़ती है, जहां हम महाराजा को देखते हैं, जिसने बड़े लाड प्यार और मेहनत से अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया होता है। इसकी बेटी का नाम होता है ज्योति, जो फिलहाल 10th क्लास में पढ़ती है। ज्योति को स्पोर्ट्स में काफ़ी इंटरेस्ट होता है, इसलिए पढ़ाई में उसका कुछ खास मन नहीं लगता, जिसकी वजह से ज़्यादातर उसे क्लास में पनिशमेंट भी मिलती रहती है। इसी स्कूल में आसिफा नाम की एक पीटी टीचर भी होती हैं, जो ज्योति को बहुत पसंद और उसे स्पोर्ट्स में काफ़ी सपोर्ट भी करती हैं। वहीं हम देखते हैं कि महाराजा के घर में टोटल 3 लोग रहते हैं, महाराजा, इसकी बेटी ज्योति और तीसरी लक्ष्मी। अब यहाँ हमें पता चलता है कि अब महाराजा की खुद की सैलून शॉप भी है। महाराजा अपनी बेटी को बहुत प्यार करता है, उसकी हर छोटी बड़ी चीज का ख्याल रखता है। अगर कोई गलती से भी इसकी बेटी को डांट देता है तो महाराजा बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वह तब तक चुप नहीं बैठता जब तक उससे माफी ना मंगवा ले। इसी तरह एक दिन स्कूल का चेयरमैन ज्योति को किसी बात पर डांट देता है, जिसके बाद महाराजा अपनी जिद पर आ जाता है। कहता है कि चेयरमैन को उसकी बेटी ज्योति से माफी मांगनी होगी। अब काफी हंगामा होते देख वो चेयरमैन आखिरकार ज्योति को सॉरी बोल ही देता है। अब सीन कुछ दिनों बाद शिफ्ट होता है, जहां हम ज्योति को देखते हैं, जो कुछ गेम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए स्कूल के बाकी लोगों के साथ दूसरे शहर चली जाती हैं। अब ज्योति के जाने के बाद महाराजा का घर में मन ही नहीं लगता और रात में ऐसे ही वह फ्लोर पर सो जाता है। यहाँ तक कि इसके ऊपर सांप तक आ जाता है, लेकिन फिर भी उसकी आंखें नहीं खुलती। इसके बाद अगले सीन में हमें एक लोकल काउंसलर को दिखाया जाता है। इसने हाल ही में एक मैकेनिक शॉप पर अपनी गाड़ी को सर्विसिंग के लिए दिया था, लेकिन अब गाड़ी में इसे अपना चश्मा नहीं मिलता जो पहले उसकी गाड़ी में था। और इसी बात से नाराज होकर यह काउंसलर उस मैकेनिक शॉप पर आकर बहुत सारे लोगों को मारने लगता है और पूछता है कि बताओ मेरा चश्मा किसने चुराया। वो चश्मा मेरी बीवी ने बड़े प्यार से मुझे तोहफे में दिया था। वो मारपीट कर ही रहा था कि तभी यहाँ धना नाम का एक लड़का आता है और धना ने ही इस काउंसलर की गाड़ी को डिलीवर किया था। अब यह काउंसलर धना को भी बहुत मारने लगता है और कहता है कि मेरी गाड़ी तो सुबह ही रेडी हो गई थी ना, लेकिन तुम उसे मेरे घर शाम को लेकर आए जरूर, तुमने ही मेरे चश्मे को चुराया होगा। मैं तुझे शाम तक का टाइम देता हूँ, मुझे शाम तक अपना चश्मा वापस मिल जाना चाहिए। इस तरह डरा धमकाकर हंगामा करके काउंसलर वहां से चला जाता है। अब उसी शाम यह काउंसलर अपने दोस्तों के साथ किसी बार में दारू पी रहा होता है, तभी धना उस बार शॉप में आकर उस काउंसलर के सामने ही उसका चश्मा तोड़ देता है। मतलब उसका चश्मा इसके पास ही था। इसके बाद धना अपना गुस्सा दिखाते हुए उस काउंसलर और उसके दोस्तों की कस के धुलाई करता है और ऊपर से वार्निंग देकर भी जाता है कि अगली बार मुझे हाथ लगाया तो इन्हीं हाथों से तेरी चर्बी उधेड़ दूंगा। दूसरी तरफ महाराजा लक्ष्मी की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने के लिए पुलिस स्टेशन आता है। यहाँ पुलिस वाला पूछता है कि ये लक्ष्मी कौन है, तुम्हारी बेटी है, बीवी है, पड़ोसी है या कोई रिश्तेदार है। तो महाराजा उसकी हर बात का नाम में जवाब देते हुए कहता है कि लक्ष्मी कोई और नहीं बल्कि मेरे घर की डस्टबिन है। अब बात यह यहाँ की मूवी की स्टार्टिंग में जो एक्सीडेंट हुआ था, उस घर में एक स्टील की डस्टबिन थी और वही डस्टबिन महाराजा की बेटी ज्योति के ऊपर गिरने की वजह से ज्योति बच गई थी और इसी वजह से महाराजा उस डस्टबिन का नाम लक्ष्मी रख देता है। जिसके बाद महाराजा और ज्योति दोनों उसे एक फैमिली मेंबर की तरह घर में एक जगह रखते हैं। यह सुनकर पुलिस वाले साफ मना करने लगते हैं और कहते हैं कि यह कोई पागल आदमी पुलिस स्टेशन में आ गया है, इसे यहाँ से बाहर निकालो। लेकिन महाराजा बाहर ही नहीं जाता और वहीं अड़ा रहता है।
कि नहीं आप एफआईआर दर्ज कीजिए, और इस तरह से वह पुलिस स्टेशन में बहुत हंगामा शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ एक चोर एक आरटीओ ऑफिसर के घर में कुछ गहनों की चोरी करता है, लेकिन इंस्पेक्टर वरदराजन उस चोर को पकड़ लेता है, जिसके बाद वह उस चोर को घर में ले जाकर उस सीन को रिक्रिएट करने लगता है कि तुम घर में कैसे घुसे, किस तरह से चोरी की, कहां से चोरी की चाबी कहां से मिली। यहाँ हमें पता चलता है कि यह वरदराजन बहुत ही लालची किस्म का पुलिस वाला होता है। मतलब इस घर में बहुत सारे गहने चोरी हुए थे, तो चोर के जरिए ये उन ओरिजिनल गहनों को जब्त करके उसके बदले में डुप्लीकेट गहनों को बनवाकर उस आरटीओ ऑफिसर को दे देता है। साथ ही वो इस काम के लिए उस चोर को थोड़े बहुत पैसे भी देता है, और अगर कोई ज्यादा सवाल करता है तो उनको ही डराने धमकाने लगता है कि इतने पैसे तुम्हारे घर में कैसे आए। इसके बाद जब वरदराजन वापस अपने पुलिस स्टेशन में आता है तो अपने पुलिस स्टेशन की हालत को देखकर उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। सब कुछ तहस नहस हो चुका होता है, जिसके बाद वह महाराजा को बुलाकर पूछताछ करने लगता है कि बताओ तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है। महाराजा बताने लगता है कि सर मैं ठीक 10 बजे अपनी सैलून की दुकान को बंद करके अपने घर पर आया तो मेरे घर में ऑलरेडी 3 लोग छुपे हुए थे। मुझे अकेला देखकर उन तीनों ने मुझ पर हमला किया। ये देखिए मैं इस सब में घायल भी हो गया। उन्होंने मुझे बहुत मारा और फिर लक्ष्मी को उठाकर ले गए। तो वरदराजन भी उससे यही सवाल पूछता है कि लक्ष्मी कौन है, तुम्हारी वाइफ है या बेटी। महाराजा कहता है कि नहीं सर, लक्ष्मी मेरी डस्टबिन है। यह कहकर वो उसे फोटो भी दिखाने लगता है। वरदराजन पूछता है कि क्या उस डस्टबिन में कुछ कीमती सामान था या कोई जरूरी कागजात। महाराजा कहता है कि नहीं सर, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। अब वरदराजन तो पहले से ही लालची था, तो वह अपने पुलिस वालों को बुलाकर कहता है कि मुझे लगता है कि उस डस्टबिन में कुछ कीमती सामान होगा, इसलिए यह महाराज उसे ढूंढ रहा है और हमसे छत छुपा रहा है। इसके बाद अब पुलिस वाले उस डस्टबिन की तलाश करने में लग जाते हैं। अब कहानी में एंट्री होती है अनुराग कश्यप यानी सेल्वा की, और यहाँ हमें पता चलता है कि सेल्वा अपने साथी सबरी के साथ मिलकर चोरी का काम करता है। मतलब पहले ये दोनों प्लानिंग करके एक ऐसे घर को ढूंढते हैं जिस घर में कोई भी ना हो, या फिर उस घर में कम मेंबर हो। ऐसे घर को ढूंढकर यह दोनों रात में उस घर में घुसकर पैसे और सारे जेवर चुराकर उन लोगों को मार देते हैं, और अगर वहाँ औरतें या लड़कियां हो तो उनका शोषण भी करते हैं। और एक घर को तो इन्होंने चोरी करके गैस सिलेंडर से ही उड़ा दिया था। इन दोनों में सेल्वा की शादी हो चुकी है, इसकी एक छोटी बच्ची भी है। कहने के लिए तो यह एक इलेक्ट्रिक की दुकान चलाता है, लेकिन अंदर ही अंदर यह एक बहुत बड़ा चोर और कातिल होता है। लेकिन एक आम इंसान की तरह सेल्वा भी अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है। इसकी बेटी की पीठ के पीछे एक छोटा सा जख्म होता है, जिसकी वो हर रोज मरहम पट्टी करता है और अपनी बेटी और बीवी की हर इच्छा पूरी करता है। तभी हम देखते हैं कि जिस लक्ष्मी नाम की डस्टबिन को महाराजा ढूंढ रहा है वो वहीं सेल्वा के घर में मौजूद है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस वाले इस डस्टबिन को तलाश करने में लगे रहते हैं। इसी बीच में एक हेड कांस्टेबल को शिवा नाम का एक बंदा नजर आता है, जो पुलिस इनफॉर्मल होता है। ये लोग उस डस्टबिन के लिए इस इनफॉर्मल से भी मदद मांगने लगते हैं। उधर बेचारा महाराजा पुलिस स्टेशन के चक्कर काटता रहता है, जिसका पुलिस वाला पूरा फायदा उठाता है और उससे अपने काफी सारे काम करवाते रहता है। दरअसल महाराजा ने वरदराजन से यह कहा था कि मेरी लक्ष्मी को ढूंढ कर दोगे तो मैं आपको 5 लाख दूंगा, और एडवांस में वो उसे 40,000 दे भी चुका था। इसलिए वरदराजन इस काम को कर रहा होता है। तभी एक दिन महाराजा जब पुलिस स्टेशन में बैठा होता है, तभी वहां पर धन्ना का मालिक आता है, जो कुछ दिनों से गायब था। इसलिए धन्ना का मालिक उसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने के लिए उसकी फोटो लेकर पुलिस स्टेशन आया हुआ था। अब यहाँ महाराजा धन्ना की फोटो को देखकर अपने फ्लैशबैक को याद करने लगता है, जिसके साथ सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाता है। दरअसल जिस रात वो काउंसलर बार में बैठकर दारू पी रहा था, उसी रात महाराजा उस काउंसलर के पास आकर पूछने लगा कि सर आपकी गाड़ी कहाँ पर है। मतलब आपकी गाड़ी को जो बंदा लेकर गया था वो बंदा अब कहाँ पर है। यहाँ बात यह है कि उस रात घर में जब 3 लोग महाराजा को मार पीट रहे थे, उसी वक्त धन्ना की जेब से एक टोल प्लाजा का स्लिप नीचे गिर गया था। तो उसी गाड़ी के नंबर के हिसाब से महाराजा इस काउंसलर के पास आता है, और उसके थोड़ी ही देर में यहाँ धन्ना आकर उस काउंसलर और उसके दोस्तों को बहुत मारता है, क्योंकि आज सुबह इस काउंसलर ने धन्ना को मारा था। और काउंसलर को मारने के बाद धन्ना वहां से जाने लगता है, तो महाराजा धन्ना को फॉलो करने लगता है, और थोड़ी दूर जाने के बाद धन्ना को पता चल जाता है कि महाराजा इसको फॉलो कर रहा है। यह देखकर वह जल्दी से अपने आदमियों को फोन करके एक जगह पर बुलाता है।
और जब महाराजा वहां पर जाता है तो धन्ना और उसके आदमी महाराजा को पकड़कर बहुत मारने लगते हैं। और यहीं पर हमको ये बात पता चलती है कि जो 3 लोग महाराजा के घर में आए थे उन तीनों में यह धन्ना भी एक बंदा था। अब उन लोगों से फाइट करके महाराजा धन्ना से बाकी दोनों लोगों के बारे में पूछने लगता है जिनकी उस दिन महाराजा के साथ हाथापाई हुई थी। दरअसल महाराजा ने एक बंदे की पीठ के पीछे एक जख्म को देखा था, इसलिए वह धन्ना की शर्ट को निकाल कर देखने लगता है, लेकिन उसके पीछे वो जख्म नहीं होता। इसके बाद धन्ना उसे बताता है कि उनमें से एक बंदा पुलिस वाला है। ऐसा कहकर जब धन्ना गाड़ी लेकर वहां से भाग रहा होता है तो महाराजा इसका सर ही उड़ा देता है। इसके बाद महाराजा जानबूझकर पुलिस स्टेशन पर आता है क्योंकि धन्ना ने उसे पहले ही बता दिया था कि उन तीनों में से एक बंदा पुलिस वाला भी था। महाराजा पुलिस स्टेशन आकर हर पर्सन की पीठ पर हाथ रखकर चेक करने लगता है, लेकिन उसे किसी की भी पीठ पर जख्म महसूस नहीं होता। इधर प्रेजेंट डे पर वो काउंसलर धन्ना की कंप्लेन करने पुलिस स्टेशन आता है और कहता है कि कल एक आदमी ने मेरे पास आकर मुझसे मारपीट की। और जब वरदराजन उसे और डिटेल पूछने लगता है तो वह काउंसलर कहता है कि हाँ सर, उससे पहले मेरे पास एक बंदा आया था जो मेरी गाड़ी के बारे में पूछ रहा था और उस बंदे के बारे में भी पूछ रहा था। मुझे ढंग से उस बंदे का नाम तो याद नहीं। दूसरी तरफ वह हेड कांस्टेबल और सीआर डिसाइड कर लेते हैं कि यह लोग एक नए डस्टबिन को बनवाए जो दिखने में बिल्कुल लक्ष्मी की तरह होगी। तो इसी के लिए वो एक आदमी के पास जाते हैं जो इनके लिए वैसा ही हुबहू डस्टबिन बना सके। वह आदमी इसके लिए उनसे 4 दिन का समय मांगता है। वहीं दूसरी तरफ 2 दिन के बाद सेल्वा की बेटी का बर्थडे होता है, जिसकी वजह से सेल्वा एक ज्वेलरी शॉप पर आकर अपनी बेटी के लिए एक बहुत ही कीमती चैन ऑर्डर करता है। दरअसल वो चैन थोड़ा स्पेशल होती है और अब जिस दिन इसकी बेटी का बर्थडे होता है तो सेल्वा की पत्नी उसे कॉल करके कहती है कि तुम जल्दी से चैन लो और पहले सैलून जाकर अपनी सेविंग करवाओ। घर में काफी सारे मेहमान आए हुए हैं, इसलिए शकल को अच्छा बनाकर आना। यह सुनकर सेल्वा चैन लेकर दाढ़ी बनवाने के लिए पहले महाराजा की शॉप पर आता है और यहाँ सेल्वा अपनी बीवी से फोन पर जो भी बातें करता है वो सब महाराजा सुन लेता है और महाराजा समझ जाता है कि आज इसकी बेटी का बर्थडे है। इसलिए महाराजा सेल्वा से बहुत ही अच्छे से बात करते हुए इसकी प्रीमिनेंस व बार बार इस पर चिल्लाने लगता है। इसी बीच अचानक ट्रिमर की बैटरी खत्म हो जाने की वजह से नई बैटरी लेने के लिए वो पास वाली शॉप पर जाता है। उसी वक्त सबरी सेल्वा को कॉल करके एक न्यूज़पेपर की खबर के बारे में बताने लगता है कि भाई हमारे कारनामे की खबर न्यूज़पेपर में भी छप चुकी है, लेकिन इसमें ऐसा लिखा है कि यह सारी चोरियां और हत्या दूसरे स्टेट वालों ने की हैं। मुझे लगता है कि पुलिस वाले जल्द से जल्द हम तक पहुंच जाएंगे। यह सुनकर सेल्वा सबरी को समझाने लगता है कि तुम फिक्र मत करो, ऐसा कुछ भी हम लोगों ने सबूत नहीं छोड़ा है। इतना कहकर जैसे ही वह अपना फोन काटता है तो उसी वक्त वहां पर महाराजा आता है और उन दोनों के बीच हुई सारी बातें सुन लेता है, लेकिन फिर भी वह कुछ इस तरह से रिएक्ट करता है जैसे इसने कुछ भी नहीं सुना और चुपचाप इसकी प्रीमियर जाता है। लेकिन वहीं सेल्वा अंदर ही अंदर डरने लगता है तो घबराहट में अपनी बेटी की सोने की चैन को वहीं भूलकर चला जाता है। वहीं इस तरफ सेल्वा के घर में धूमधाम से सारी तैयारियां चल रही होती हैं। अब घर आने के बाद जब सेल्वा अपनी पॉकेट चेक करता है तो उसे सोने की चैन नहीं मिलती। इसके बाद वह हर जगह उसे ढूंढने लगता है। यहाँ दूसरी तरफ महाराजा अपनी दुकान में सेल्वा की चैन को देखकर उसका घर ढूंढते हुए वह उसे वापस करने आता है, क्योंकि उसने फोन पर सुन लिया था कि आज उसकी बेटी का जन्मदिन है। अब जैसे ही वह सेल्वा के घर की तरफ बढ़ता है तभी अचानक महाराजा के पीछे से कुछ पुलिस वाले भी सेल्वा के घर पर आने लगते हैं। यह देखकर सेल्वा और सबरी यही सोचने लगते हैं कि उन पुलिस वालों को महाराजा ने सब कुछ बता दिया है और यही इन पुलिस वालों को लेकर आ रहा है। यहाँ पुलिस वाले सेल्वा के घर आकर उसकी पिटाई करना शुरू कर देते हैं और इसी बीच सबरी अपनी गन लेकर पुलिस वालों को धमकाने लगता है। और यहाँ सेल्वा की वाइफ को पता चलता है कि इसका पति कितना घिनौना और राक्षस आदमी है। यह सुनकर आखिरकार उसकी बीवी उसको डिवोर्स दे देती है और सेल्वा को जेल हो जाती है। इसी सीन से हमको यह बात पता चलती है कि जो सेल्वा के सीन है वो दरअसल पास्ट के हैं और महाराजा ने जो लक्ष्मी की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई वो प्रेजेंट के सीन है। और प्रेजेंट डे पर फाइनली वो डस्टबिन बन ही जाती हैं। इसके बाद वह थोड़ा पत्थर से मार कर उसे गंदा करने लगते हैं, मतलब उसे थोड़ा पुराना लुक देने लगते हैं।
ताकि महाराजा को लगे कि ये उसकी ही लक्ष्मी है। और अगर फिर भी महाराजा ने इस डस्टबिन को लेने से मना किया तो हम उसको उल्टे तरीके से हैंडल करेंगे। खुद उसे अंदर डालकर पूछेंगे कि उस डस्टबिन में तुमने क्या छुपा के रखा था, तब वो सारा सच उगलेगा। इसके बाद वरदराजन शिवा को एक चोर की तरह एक्टिंग करने के लिए कहता है। मतलब चीज तो मिल गई, अब चोर भी तो होना चाहिए। इसके बाद प्लानिंग करते हुए वरदराजन उसी रात महाराजा को कॉल करके पूरी बात डिटेल में पूछने लगता है, ताकि पूरी कहानी सुनकर शिवा महाराजा के घर जाकर उसी तरह से एक्टिंग कर पाए और वो अच्छे से सीन को रिक्रिएट कर पाए। इसके बाद महाराजा पुलिस स्टेशन आकर अपनी कहानी को डिटेल में बताने लगता है कि सर, रात के ठीक 10 बजे मैं अपनी दुकान को बंद करके अपने घर के लिए निकल गया था और चाबी घर के पास में ही मौजूद थी। मैंने वह चाबी लेकर अपने घर का दरवाजा ओपन किया, लेकिन यहीं पर हमको असली सच पता चलता है कि दरअसल उस रात महाराजा अपने घर पर नहीं आया था, बल्कि उसकी बेटी ज्योति आई थी। ज्योति कैंप से वापस अपने घर में आकर अपने कपड़े बदल रही होती है, लेकिन उसी वक्त वह तीनों घर में ही छुपे होते हैं। यहाँ महाराजा अपने तरीके से कहानी बता रहा होता है, लेकिन असल में यह घटना ज्योति के साथ हुई थी। उस रात ज्योति ने उन तीनों को देख लिया था और उसमें से एक बंदा धना होता है और दूसरा बंदा पुलिस इन्फॉर्मल शिवा होता है और तीसरा बंदा सेल्वा जो जेल से छूट चुका होता है। दरअसल सेल्वा नल्ला शिवा और धना को महाराज के घर में इसलिए लाता है ताकि यह अपना बदला ले सके और महाराजा को मार सके। दोस्तों, अब आप थोड़ा पास्ट और प्रेजेंट को ठीक से समझ पाए होंगे। खैर, सेल्वा आता तो महाराजा के घर के लिए है, लेकिन घर में ज्योति आ जाती है और यह तीनों राक्षस ज्योति पर टूट पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ महाराजा अपनी बेटी ज्योति के लिए शूज खरीद रहा होता है, इसलिए उसको घर आने में देर हो जाती है। इस तरह यह तीनों बेचारी ज्योति को बहुत मार पीट कर उसका शोषण करने लगते हैं। जब महाराजा वहां नहीं आता तो ये तीनों वहां से चले जाते हैं। अब प्रेजेंट डे पर यह कहानी सुनने के बाद शिवा शॉक हो जाता है। मतलब महाराजा ने जिस तरह से ये कहानी सुनाई उसी तरह से इन तीनों ने यह घिनौना काम किया होता है। शिवा समझ जाता है कि महाराजा ने डस्टबिन के नाम पर केस फाइल किया है, इसलिए पुलिस वाले इंक्वायरी कर रहे हैं। यह सुनकर नला शिवा यही बात फौरन सेल्वा को कॉल करके बताने लगता है कि उस महाराजा ने डस्टबिन के नाम पर केस दर्ज किया है और पुलिस वाले इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि पुलिस वाले हमारे बारे में सब कुछ पता कर लेंगे, लेकिन यहाँ सेल्वा शिवा को समझाने लगता है कि तुम डरो मत, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम बस सभी के सामने नॉर्मल सी एक्टिंग करते जाओ, उसे हमारे बारे में अभी कुछ नहीं पता। पास्ट में जब महाराजा वापस अपने घर पर आता है तो ज्योति को उस हालत में देखकर पूरी तरह से टूट जाता है और जल्दी से ज्योति को लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है। यहाँ ज्योति उसे सारी कहानी बता देती है, जो कुछ भी उसके साथ हुआ, वह सब कुछ, कि घर में कितने लोग आए थे, कौन कौन आए थे। इसके बाद जब वह तीनों ज्योति के साथ गलत हरकत कर रहे थे, उस वक्त ज्योति ने एक बंदे की पीठ के पीछे जख्म को देख लिया था और यही बात वह अपने पिता को भी बता देती है। यहाँ ज्योति अपने पिता से एक ही विश मांगती है कि पापा वो तीनों कौन थे, उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, प्लीज पापा मुझे उन तीनों के पास ले चलो। मैं उन तीनों से पूछना चाहती हूँ कि उन तीनों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने उनका क्या बिगाड़ा था। इधर प्रेजेंट डे पर वरदराजन और पुलिस वाले शिवा और उस हैक डस्टबिन के साथ महाराजा के घर के पास जाने लगते हैं ताकि वो फिर से वही सीन क्रिएट कर सके। घर में आने के बाद वरदराजन कहता है कि ये लो भाई तुम्हारी लक्ष्मी, हमने इसे ढूंढ लिया, अब तुम्हारे पास पैसे तो रेडी है ना। इसके बाद वह शिवा से कहता है कि चलो अब तुम एक्टिंग करो, किस तरह से तुम घर में आए थे और क्यों तुमने इस डस्टबिन को चुराया, सारी बातें डिटेल में बताओ। ये सुनकर शिवा एक्टिंग करते हुए सारी डिटेल्स बताने लगता है कि कैसे वो और उसकी गैंग घर में घुसे थे, कहाँ पर छुपे थे और जब घर में उन्हें कुछ नहीं मिला तो डस्टबिन लेकर भाग गए। इसी बीच महाराजा शिवा को पीछे घुमाकर उसकी पीठ के पीछे चेक करने लगता है कि उसकी पीठ के पीछे वो जख्म है या नहीं। तभी उसे पता चलता है कि इसकी पीठ के पीछे वही जख्म है। अब महाराजा शिवा से पूछता है कि तुम्हारी उम्र क्या हो सकती है। शिवा कहता है कि 50 से ऊपर होगी। महाराजा पूछने लगता है कि ऐसा करने में क्या तुमको शर्म नहीं आई, यानी महाराजा शिवा से इनडायरेक्टली पूछने लगता है। शिवा भी उसके जवाब में यही कहने लगता है कि यह सब कुछ तो अनजाने में हो गया, जो हुआ सो हो गया, अब माफ कर दो। यहाँ वरदराजन पूछने लगता है कि बोलो महाराजा, इसके साथ क्या किया जाए, FIR दर्ज करके इसे जेल में डाल दिया जाए। तो महाराजा कहता है कि नहीं सर, इसको छोड़ देते हैं। यहाँ महाराजा का प्लान था कि वह खुद शिवा को अपने हाथों से मारना चाहता था, लेकिन यहाँ शौक की बात यह है कि पुलिस वालों को महाराजा के बारे में ऑलरेडी पता होता है। मतलब जब पुलिस वालों ने महाराजा के बारे में पूछताछ की थी
तो उन्हें महाराजा की बेटी ज्योति के बारे में पता चल गया था, जो कि हॉस्पिटल में मौजूद है और 3 लोगों ने उसके साथ अत्याचार किया। यह सब उनको पता चल चुका था, इसलिए सभी पुलिस वाले अब तक नाटक करते आ रहे थे कि वो लोग डस्टबिन ढूंढ रहे हैं। अब यहाँ वरदराजन महाराजा के हाथ में चाकू देकर कहता है कि मार दो इसको। तो यह सुनकर महाराजा शिवा को मौत के घाट उतार देता है। बाद में महाराजा को यह बात पता चलती है कि सेल्वा किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहा है। अब वहां जाकर पहले महाराजा उसके आदमियों को बहुत मारता है। फाइनली जब सेल्वा सामने आता है तो महाराजा शौक में रह जाता है कि क्या यह बंदा मुझे मारने के लिए आया था और इसने मेरी बेटी के साथ अत्याचार किया। इसके बाद दोनों के बीच जबरदस्त तरीके से लड़ाई होने लगती है। महाराजा सेल्वा को बुरी तरह से मार मार कर इसके पैर ही तोड़ देता है, जिसके बाद घायल सेल्वा कहता है कि मेरे जिस्म के जख्म तो कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगे, लेकिन मैंने तुम्हारी जिंदगी में जो जख्म डाला है वो तुम कभी नहीं भूल पाओगे। उसी वक्त वहां पर आसिफा ज्योति को लेकर आती है, क्योंकि ज्योति ने विश किया था कि मुझे उस आदमी को देखना है। ज्योति सेल्वा के सामने उसकी चैन फेंकते हुए कहने लगती है कि इसके लिए ही तो आए थे ना तुम, ये लो पकड़ो इसे। यहाँ ज्योति को यही लगता है कि सेल्वा और उसके आदमी घर में पैसे चुराने के लिए आए थे। अब जब सेल्वा इस चैन को देखता है तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि यह वही चैन थी जो सालों पहले अपनी बेटी के लिए यह खरीदी थी। इसके बाद सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाता है। जब सेल्वा जेल चला गया था तो कुछ दिनों बाद महाराजा अपनी बीवी और बेटी के साथ सेल्वा के घर पर आया था ताकि वह सेल्वा की चैन वापस कर सके, लेकिन वह चैन देकर सेल्वा की वाइफ उसे लेने से मना करते हुए कहती है कि पता नहीं कितने लोगों का खून लगा है जिस पर मुझे ऐसी चीज नहीं चाहिए, आप भगवान को ही दान कर दीजिए। इसके बाद महाराजा अपोजिट के टॉय शॉप में जाकर कुछ टॉयज को खरीदने लगता है ताकि वह सेल्वा की बेटी को उसे दे सके, लेकिन उसी वक्त छोटा ट्रक आकर उस घर में घुस जाता है और इस घटना में सारे लोग मारे जाते हैं। महाराजा की बीवी, उसकी बेटी और सेल्वा की बीवी, लेकिन उस डस्टबिन के अंदर सेल्वा की बेटी बच जाती है। मतलब महाराजा ने जिस लड़की को पाल पोस कर अब तक बड़ा किया था वो सेल्वा की ही बेटी थी। और प्रेजेंट डे पर जब ज्योति वहां से जा रही होती है तो सेल्वा ज्योति की पीठ के पीछे उस जख्म को देखता है और ये वैसा ही जख्म था जैसा उसकी बेटी की पीठ पर था और जिस पर बचपन में वो मरहम पट्टी किया करता था। यह देखकर सेल्वा समझ जाता है कि ज्योति उसी की बेटी है। यह सच जानकर उसकी रूह कांप जाती है और अब सेल्वा महाराजा के पैरों पर गिरकर उससे पूछने लगता है कि क्या वो मेरी बेटी है, प्लीज एक बार उसे बुलाओ ना, मैं उसे नहीं बताऊंगा कि वो मेरी बेटी है, प्लीज मुझे एक बार देखने दो। लेकिन महाराजा कहता है कि वह अब मेरी बेटी है और तुम्हारा सच मैं उसको हरगिज नहीं बताऊंगा। और इतना कहकर महाराजा ज्योति को लेकर वहां से जाने लगता है। यह देखकर अब सेल्वा रेंगता हुआ अपनी बेटी के पीछे पीछे जाने लगता है। वह अंदर ही अंदर तड़प रहा था कि आखिर यह क्या पाप कर दिया उसने। वह महाराजा से बार बार गुहार लगाता है, लेकिन वह उसकी एक नहीं सुनता और उसे तड़पता हुआ वहीं छोड़कर चला जाता है। सेल्वा भी अपनी इसी गलती के बारे में सोच सोच कर पागल होने लगता है और आखिरकार उसी बिल्डिंग से नीचे जंप लगाकर वह अपने जीवन का अंत कर लेता है। और इसी सीन के साथ इस कहानी का होता है द एंड। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही शानदार कहानी के साथ।